हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज के इस लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में अपन कुछ डिस्कस किए थे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाता हूँ। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमने क्या देखा था, जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा था। ठीक है, कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ था और ये सारी चीज़ें प्रूव्ड होके आई थी। उसमें अपन ने क्या देखा था, कुछ ग्राफ्स भी देखे थे। ठीक है, उसमें हमने कुछ ग्राफ्स भी देखे थे जिनसे ये सारी बातें प्रूव हुई थी जो एक्चुअल में होती हैं। ठीक है, जो हमने क्या है पढ़ा हुआ है पहले, वो सारी चीज़ें ग्राफ से क्लियर भी होती हैं। तो अगर आपने हमारा थर्ड लेक्चर नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर हमारा लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के लेक्चर में अपन बात करने जा रहे हैं एक मेजर टॉपिक, ठीक है, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही मेजर टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है मैटर वेव। क्या नाम है? मैटर वेव। कौन सी वेव? हाँ, मैटर वेव, यानी कि द्रव्य तरंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? द्रव्य तरंगे बोलते हैं। अब देखिए क्या होती है मैटर वेव। जब लाइट के डुअल नेचर पे चर्चा हुई, तब किसी ने उसको वेव माना, किसी ने उसको पार्टिकल माना। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, किसने वेव माना किसने पार्टिकल माना। तो यहाँ पे जब बात हुई भाई साहब, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी प्रोसेस है, ये वेव लाइट के पार्टिकल नेचर से क्या हुई, प्रूव हुई। वेव नेचर फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, ये भी अपन ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैटर वेव है, तो इसमें बोला गया जब हमने लाइट को क्या मान लिया है, पार्टिकल मान लिया है, तो उससे एक टर्म डिफाइन हुआ मैटर वेव। डी ब्रॉगली ने एक कॉन्सेप्ट दिया मैटर वेव का। देखिए छोटा सा स्टेटमेंट, बड़ा ही मज़ेदार स्टेटमेंट है। ठीक है, एवरी पार्टिकल यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट। यानी कि कोई भी ऐसा पार्टिकल, दुनिया में कोई भी ऐसा पार्टिकल जो मूव करता है, उसके साथ उसकी वेव एसोसिएट होती है। यानी उसके पीछे क्या चलती है, उसकी वेव चलती है। जैसे आदमी की परछाई आदमी के साथ चलती है। सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है, जो मैटर वेव होती हैं, जब भी कोई मैटर के पार्टिकल्स या फिर कोई मैटर मूव करता है, तो उसके साथ क्या होती है, उसकी वेव एसोसिएट होती है। इतने से कंटेंट के लिए इंसान को नोबेल प्राइज मिल गया था। बात समझ में आती है? केवल इतने छोटे से कंटेंट के लिए। भाई साहब समझिए बात को। ठीक है, किसी को नोबेल प्राइज में मिल सकता है। ठीक, तो मैटर वेव क्या, ऐसी वेव जो क्या कर सके, ऐसे मैटर जो क्या करता हो, मोशन करता हो। ठीक है, जिसके साथ क्या होती हो, उसकी वेव एसोसिएट होती हो। तो ऐसी वेव को अपन ने क्या नाम दिया, मैटर वेव नाम दिया। ठीक है, हमने बोला कोई भी ऐसा पार्टिकल जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके साथ उसकी वेव एसोसिएट होती है, उस वेव को अपन ने क्या नाम दिया, मैटर वेव नाम दिया। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ डिफाइंड हुई ना, वो क्या डिफाइन हुई, यहाँ पर जब हमने देखा तो अपन जानते हैं यहाँ पे एनर्जी मास रिलेशन इज इक्वल टू mc²। ठीक है, ये कहाँ से आता है, आइंस्टीन से। आइंस्टीन ने दिया था इसको। किसने दिया था? आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है ना ये, इज इक्वल टू mc²। ठीक है, एनर्जी मास, सॉरी, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, hν। इससे क्या लिख सकते हैं, hc/λ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, अगर इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ से एक चीज़, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
अगर इन दोनों इक्वेशन को अपन कंपेयर करें तो mc² इज इक्वल टू आता है hc अपॉन में लैम्डा, ठीक है। c से c कैंसिल हो जाता है एंड mc इज इक्वल टू आ जाता है h अपॉन में लैम्डा। यहाँ पे m और c, m इंटू सी क्या होता है, मोमेंटम होता है, क्योंकि c होती है वेलोसिटी, m होता है मास, तो मोमेंटम अपन जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं और p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ओ हो, यही इक्वेशन तो शुरुआत में मैंने बताई थी कि डी ब्रॉगली ने यही दिया था। ये क्या है भाई साहब, मोमेंटम। ये किसका मोमेंटम है, पार्टिकल का। ये क्या है भाई साहब, वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ है, ये वेव की। यानी कि ये लैम्डा क्या शो कर रहा है, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या शो कर रहा है, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि इसने क्या बोला कि जो पार्टिकल है और जो वेव है वो दोनों एक साथ होते हैं। उसने क्या बोला भाई साहब, जो पार्टिकल है एंड जो वेव है वो दोनों एक साथ होते हैं। तो अगर मैं किसी भी पार्टिकल का मास m ले लूँ और उसकी वेलोसिटी v ले लूँ, देखिए यहाँ पे, इसको पहले अच्छा नोट करिए फिर देखते हैं। रफ करता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नोट करते जाना। हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर एक चीज़ कि यहाँ से प्रूव होके आया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी लिख सकते हैं। अब देखिए हमने एक केस बनाया, इफ let a particle mass m and moving with velocity v, यानी कि कोई पार्टिकल जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम अगर मैं लिखना चाहूँगा तो वो क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। अब ये वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आती है वो आती है h अपॉन mv। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से अब देखिए क्या हमको पता चल गया, अगर किसी पार्टिकल का हमको मास पता हो, उसकी वेलोसिटी पता हो, तो क्या हम उस मास उसकी हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम कर सकते हैं। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या सवाल उठ रहा होगा कि सर जब हम लोग चलते हैं, हम लोगों के पास भी भैया हमारा भी तो अपना वेट है, मास है, तो अगर हम लोग चलते होंगे तो हम लोगों के साथ भी क्या होता होगा, हम लोगों के साथ भी एक वेव चलनी चाहिए, हमारे पीछे भी क्या चलनी चाहिए, एक वेव चलनी चाहिए। तो एक्चुअल में हमारे साथ जब हम लोग मूव करते हैं तो हमारे साथ वेव होती है, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में वो इतनी छोटी होती है कि रियल लाइफ में हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक ब्लॉक ले लिया, जिसका मास है 1 kg, ठीक है। इसको हमने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, या मान लो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको एक्सेलरेट करा दिया भाई साहब, ठीक है। तो जब इतनी वेलोसिटी इसको दे दी तो यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया फाइंड वेवलेंथ, हमने बोल दिया इसकी वेवलेंथ फाइंड करो भाई साहब की क्या होगी, तो आप कैसे, आप जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में m इंटू वी होता है। यहाँ पे h क्या है, यहाँ पे h है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड की, जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, ठीक है। यूनिट याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू, अब h की वैल्यू रखेंगे 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन में मास कितना है 1 kg, इंटू में वेलोसिटी कितनी है 100। अब देखिए जब ये 100 ऊपर जाएगा तो ये क्या कर देगा, इसमें और ऐड हो जाएगा। ये जो हमारी लैम्डा आती है ना 6.63 इंटू 10 टू द पावर -35, देख रहे हैं ना 10 टू द पावर -35, यानी कितनी छोटी वेवलेंथ आ रही है, इतनी स्मॉल वेवलेंथ आ रही है कि इसको हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। भाई जो दिखेगा उसी को तो ऑब्जर्व करेंगे ना, जो दिख ही नहीं रहा उसको कैसे हम लोग करेंगे ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू आती है वेवलेंथ की वो बहुत ही छोटी आती है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर रियल लाइफ में क्या है, रियल लाइफ में हम लोग
अपने साथ एसोसिएटेड वेव को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये टर्म क्या होता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि ये एच के फैक्टर को, ठीक है, डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी आती है कि हम लोग रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो इसको नोट करिए, फटाक से वीडियो को पॉज करके अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। अगर यहीं पे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर यहीं पे मैं क्या ले लूं, इलेक्ट्रॉन ले लूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा मैटर वेव का, यही होती है हमारी मैटर वेव। तो मैटर वेव में हमको बेसिकली ये यूज़ करना है, ठीक है। अब अगर मैं ले लूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का मास तो सभी जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि मैंने इस इलेक्ट्रॉन को 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या करा दिया है, एक्सेलरेट करा दिया है। अब आप इसका लैम्डा बताइए क्या होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, फॉर्मूला आता है हमको, ठीक है। ये भी क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल, इसको हमने मूव कराया तो इसके साथ क्या होगी, एक वेव एसोसिएटेड होगी। भाई एवरी मूविंग पार्टिकल हैविंग वेव एसोसिएटेड विद इट, यानी हर मूविंग पार्टिकल के साथ क्या होगी भाई साहब, उसकी वेव एसोसिएट होगी, ये डी ब्रॉगली साहब ने कहा। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू, अब जब हम यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में जब मास रखेंगे तो इसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 100। अब देखिए ये -31 है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, इसने इसको मार दिया और जैसे ही इसने इसको उड़ाया वैसे ही यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आती है, 6.63 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻, यहाँ कितना बचा 3, और ऊपर ये जाएगा तो हो जाएगा -5, ठीक है। यानी कि ये वाली जो वैल्यू आती है ये तो हमारी लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग केवल उन्हीं पार्टिकल्स के साथ मैटर वेव को देख पाते हैं, यानी उन्हीं पार्टिकल के लिए ये चीज़ डिफाइंड होती है मैटर वेव, जिनकी वेवलेंथ क्या है, कंपेरेबल टू लाइट की वेवलेंथ है। लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम इतनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ही क्या कर पाते हैं, इसको देख पाते हैं मैटर वेव को। यहाँ से हमको क्या मिली, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिली, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलती है भाई साहब हमको यहाँ से, ठीक। तो ये वैल्यू क्या करती है, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो एच के फैक्टर को डिवाइड कर देती है और हमको जो वेवलेंथ मिलती है उसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलती है, जिससे हमको क्या मिल जाता है भाई साहब, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि हाँ रियली में मैटर वेव एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो हमारे रियल लाइफ, यानी कि जो मैटर वेव एग्जिस्ट करती है वो हमारी दुनिया के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, वो केवल और केवल क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया के लिए है। यहाँ भैया क्वांटम मैकेनिक्स की बातें चल रही, केवल छोटे जगत के लिए ये सारी बातें प्रूव होती हैं, ठीक है। हम लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन होती है कि किसी कार को अगर हम लोग 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बताएं तो आपसे पूछता है वेवलेंथ बताओ, ऐसा बोलता है क्या कि किसी कार को अगर हमने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक्सेलरेट करा दिया तो उसकी वेवलेंथ बताओ, पूछता है क्या ऐसी चीज़ें, नहीं पूछता, क्योंकि ये हमारी दुनिया की चीज़ें नहीं हैं, ये कहाँ की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें छोटे जगत की हैं, यानी कि सारी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स की हैं, ठीक है। तो मैटर वेव एग्जिस्ट करती है रियली में, और वो किसके लिए एग्जिस्ट करती है, केवल और केवल छोटे पार्टिकल्स के लिए जिनका मास बहुत ही ज़्यादा कम है, जिनका मास क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। बात समझ में आती है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। चलिए ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई ना, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए क्या होती है मैटर वेव, मैटर वेव एक ऐसी चीज़, ऐसा पार्टिकल जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसको अपन मैटर वेव बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग डेली लाइफ की बात करें तो जो वेवलेंथ आती है वो इतनी छोटी आती है कि हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, यही कारण होता है कि डेली लाइफ में हम लोग मैटर वेव को नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्वांटम के अंदर, क्वांटम फिजिक्स के अंदर जाएँ, यानी छोटे पार्टिकल्स की बात करें, तो उनका मास इतना ज़्यादा कम होता है कि जिससे क्या कर सकते हैं हम उनको, ठीक है, जिससे हम लोग उनकी वेवलेंथ का पता लगा सकते हैं, यानी कि वहाँ पे मैटर वेव एग्जिस्ट करती हैं जो एच के फैक्टर को क्या कर देती हैं, डिवाइड कर देती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर कोई मास, कोई पार्टिकल जिसका मास m हो और उसकी वेलोसिटी v हो, भाई हर पार्टिकल c की स्पीड से थोड़ी ना भाग सकता है,
उसी की स्पीड से कौन भागता है, फोटॉन भागते हैं। तो यहाँ पर हमने बोल दिया इसकी वेलोसिटी v हो तो वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, h/mv आती है। ये चीज़ तो आपको पता है ना अच्छे से। तो यही फॉर्मूला हमको हर जगह यूज़ करना है मैटर वेव के अंदर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और इसके आगे मैटर वेव के आगे हमने देखा भाई साहब कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बातें कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, हाफ mv²। अगर किसी पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, किसकी बात करूं, मोमेंटम की बात करूं, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखूँ तो p²/2m नहीं लिख सकता हूँ। अरे भाई साहब देखिए कैसे, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m से डिवाइड कर दीजिए। m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा m²v²। इसको क्या आप लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर, अपॉन में डिवाइड में m करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2m। अब इसको mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी mv को अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, p लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आता है वो p²/2m आता है। अरे भाई नहीं आया, आ गया ना। चलो यहाँ से देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये आया। तो अब अगर हमको लिखना हो यहाँ पर क्या, वेवलेंथ लिखनी हो, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग p की वैल्यू निकालना चाहें तो p की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, p इज इक्वल टू km, ये लिख सकते हैं कि नहीं, 2mk ये लिख सकते हैं। और ये किस में आएगा, अंडर रूट में, क्योंकि यहाँ पे p² है तो p की जगह पर अपन ये लिख सकते हैं। यानी क्या हम mv की जगह पर ये पुट कर सकते हैं, क्योंकि mv है क्या, मोमेंटम ही तो है। तो यहाँ पर अगर मैं लैम्डा की वैल्यू लिखना चाहूँगा तो लैम्डा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2mk। k क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर अगर हमको किसी भी मटेरियल की काइनेटिक एनर्जी दी हो तो क्या हम लोग उसकी वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। तो ये क्या है, वेवलेंथ इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में वेवलेंथ हमको मिल गई, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बात करता, मान लीजिए अगर हमको किसी भी पार्टिकल का मास दिया हो, वेलोसिटी दी हो और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो क्या हम उसकी लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे अल्फा पार्टिकल का मास दिया हो, उसकी वेलोसिटी दी हो, तो क्या हम लोग इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो भैया प्रोटॉन का मास दिया हो, उसकी वेलोसिटी दी हो, तो हम लोग लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी भी सब्सटेंस की मास और वेलोसिटी ना देके, यानी उसका मोमेंटम ना देके, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको दिया हुआ है, ठीक है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बना लिया है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, ठीक। तो नोट करिए इसको जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। सब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, देखिए क्या देखते हैं क्वेश्चन, ठीक, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप उसका आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप क्या जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर मैं वेलोसिटी क्या कर दूँ, कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, m के। और यहाँ पे हमने एक रिलेशन देखा क्या, p²/2m, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल का मास ज़्यादा तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हैं पक्का। तो भाई साहब यहाँ क्या है, ओहो ये क्या हुआ, यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई साहब, क्योंकि अगर मास बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और यहाँ पे क्या है, मास बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये कैसे हो सकता है सर, ये होगा कि ये होगा, बताइए क्या करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए क्या करेक्ट होगा, ये होगा कि ये होगा। देखिए भाई साहब दोनों करेक्ट, ठीक है। इसमें केस बनते हैं, ठीक है, दो बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, और उनके ऊपर बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, बड़ा ही प्यारा सवाल बनता है, ठीक है। देखो दो बातें हम लोग करते हैं इसके अंदर, देखिए क्या, केस फर्स्ट, इफ
velocity of the particle, if velocity of the particle is constant, हमने क्या कर दिया है, पार्टिकल की वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², v की वैल्यू कांस्टेंट। तो इस केस में, इस रीजन में जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है m के, यानी कि अगर यहाँ पे जितना मास ज़्यादा होगा, यानी कि पार्टिकल का मास जितना ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा। कब? जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। सी फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया प्रोटॉन और ले लिया अल्फा पार्टिकल। भाई साहब किसका मास ज़्यादा? अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। भाई साहब 2He4 होता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इनको मैंने क्या निकाल कर दिया, बाहर निकाल दिया। इन दोनों को बाहर निकाल दिया तो चार्ज क्या आया, 2+, तो क्या बचा, हीलियम का न्यूक्लियस ही तो बचा। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस ही होता है। अगर मैं इसके मास की बात करूँ तो इसका मास कितना हो जाता है, 4m हो जाता है। ठीक, इसी तरह अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसके प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन किसका न्यूक्लियस होता है? आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में भी किसका? क्योंकि हाइड्रोजन के क्या होते हैं भाई साहब, 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटियम का न्यूक्लियस होता है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जो प्रोटियम का न्यूक्लियस होता है इसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन। तो इसी प्रकार से जो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस होता है इसको क्या बोलते हैं, ड्यूट्रॉन। बात समझ में आती है? तो हम ऐसा बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो प्रोटियम होता है उसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अगर इसके मास की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 1, तो इसका मास अपन ने m ले लिया। तो अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन के मास की तो इसका मास है m, अगर मैं बात करूँ अल्फा पार्टिकल के मास की तो इसका मास है 4m। तो किसका मास ज़्यादा, अल्फा पार्टिकल का कि प्रोटॉन का? अरे भाई जो मन में है वो बोल दो। ठीक है, किसका मास ज़्यादा, अल्फा पार्टिकल मान सकते हैं। अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, ज़्यादा, मानेंगे क्या, है ही ज़्यादा। देखिए ये m है, ये इसका 4 टाइम है। बात समझ में आई? ये इसका 4 गुना मास है। बात समझ में आ रही है? तो अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा। तो इस केस में जब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के। बात समझ में आई? तो ये आता है हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा रिलेशन और इसी पे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव। अब इसी में बात करेंगे केस नंबर 2 की। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करेंगे और यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ये वैसे आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, काइनेटिक K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, यानी कि जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक, जल्दी से नोट करिए। हो गया नोट? चलिए, नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब देखते हैं केस 2। ठीक है, केस 2 के अंदर हमने क्या बोल दिया, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। हमने बोल दिया इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो अगर मोमेंटम को कांस्टेंट करते हैं तो इस रीजन में जो हमारा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है वो आती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि अब क्या, जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। सी फॉर एग्जांपल हमने अगेन ले लिया प्रोटॉन एंड अगेन ले लिया अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो जब हमने प्रोटॉन का मास देखा था m है, इसका मास देखा था 4m है, तो मास किसका ज़्यादा, अल्फा पार्टिकल का। तो जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, कब, जब मोमेंटम हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आती है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। बात समझ में आती है? जल्दी से नोट करिए 2nd पॉइंट।
ठीक है, तो इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस वजह से बताना था ये जरूरी। ठीक है, हमने क्या देखा भाई साहब, जिसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, जब क्या होगा, मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये दो बातें हैं आपको ध्यान रखनी हैं। चलिए अब अगर अपन बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली मैटर की, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालें फॉर इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें तो यहाँ से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आती है इलेक्ट्रॉन के लिए वो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी अपन जानते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने बोला एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने क्या कर दिया है, किसी पोटेंशियल से, ठीक है, एक्सेलरेट कराया है। पोटेंशियल क्या है, v, हमने क्या मान लिया, इसको किसी पोटेंशियल v से एक्सेलरेट कराया है, तो इसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, क्या ev होगा। नहीं समझ में आया भाई, नहीं आया ना। देखिए हमने मान लीजिए ये दो प्लेट ले ली, इसके बीच पोटेंशियल v1 है, इसके बीच पोटेंशियल v2 है, हमने बोल दिया v1 इज ग्रेटर देन v2, हमने क्या बोल दिया, v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक, तो अगर मैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूँगा, यानी पीडी की वैल्यू, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या वो v1 माइनस v2 होगा। अगर मान लीजिए मैं इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराता हूँ, एक्सेलरेट कराता हूँ, तो वो किधर से किधर की तरह मूव करेगा, बताइए जल्दी से, लोअर टू हायर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, क्या इसका Q इंटू वी आ जाएगा, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस v1 माइनस v2। ठीक है, तो यहाँ से ये वर्क डन आ गया। थोड़ा सा डीप में समझते हैं इसको। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको 10 वोल्ट ले लूँ, इसको मैं 5 वोल्ट ले लूँ, ठीक है, तो क्या इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या 5 का होगा। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव होता है भाई साहब, लोअर टू हायर ना। पोटेंशियल में किधर से किधर मूव होता है, लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव होता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्क डन की, तो क्या वर्क डन इसका 5 ही आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आती है। तो जो वर्क डन होता है, हमको पता है किसी भी चार्ज द्वारा किया गया वर्क डन, ठीक है, किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट कराने में किया गया वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो प्लेटें ले ली, बातें समझ में आ रही ना एकदम अच्छे से। ये चीज़ तो आपको समझ गई होगी कि वर्क डन कैसे हम लोग निकालेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से देखिए हमने दो प्लेट ली, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने कितना मान लिया, V0, या फिर V मान लेते हैं। इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने क्या मान लिया, V। अब हम इसमें किसी चार्ज को मूव कराते हैं, तो इसके बीच जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो जो आता है वो आता है QV। कितना आता है, QV आता है। तो अगर मुझे ये यहाँ पे क्या पता है, वी नो डैट, देखिए यहाँ पे अपन को क्या पता है, वी नो डैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mk। ठीक है, ये पता है, ये k क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली है, QV निकली है। तो भाई साहब लो, एक नया फॉर्मूला आ गया। नया फॉर्मूला क्या आया कि अगर हमको किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, क्या पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, ठीक है, और उस पार्टिकल का चार्ज पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ, किसके टर्म में है, पोटेंशियल के टर्म में। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। ठीक है, तो ये आ गया भैया हमको पोटेंशियल के टर्म में। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लूँ, हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमने किसी चार्ज पार्टिकल के लिए निकाल लिया। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, इलेक्ट्रॉन ले लूँ, तो इलेक्ट्रॉन लिया और उसको हमने क्या किया, V पोटेंशियल से, पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा दिया, V वोल्टेज के पोटेंशियल से क्या करा दिया, एक्सेलरेट करा दिया। तो यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन।
अब इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, अभी लिखवाया था, ठीक है। और चार्ज कितना होता है भाई साहब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू में ये v रहेगा, ठीक है। ये पोटेंशियल की वैल्यू दी होती है तो अभी कैलकुलेट हो जाता तुरंत। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ आती है वो कितनी आती है यहाँ से √150। जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आता है √150/v, और √150 की वैल्यू होती है 12.27 अपॉन में v। क्या ये मीटर में आ रही, लेकिन इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो आती है वो आती है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हमको याद करना हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है √150/v, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 12.27 अपॉन √v। ये क्या है फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैटर वेव के अंदर हमको किसी भी पार्टिकल की अगर हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो हम आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमको बात करनी हो किसकी अल्फा पार्टिकल की, या फिर सबसे पहले ले लेते हैं प्रोटॉन की। तो अगर हम लोग प्रोटॉन के लिए यही चीज़ें कैलकुलेट करें तो प्रोटॉन के लिए क्या इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम आएगी? नहीं आएगी भाई साहब, क्योंकि प्रोटॉन का मास अलग है, प्रोटॉन का मास अलग है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूँ। अगर मैं फॉर प्रोटॉन के लिए बात करूँ, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन का मास रखेंगे, उसका चार्ज तो सेम होता है लेकिन मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, हमको नेचर से अभी लेना देना है नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोटॉन के लिए बात करें तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आती है, ठीक है, वो आती है 0.286 अपॉन में √v, और ये किस में आती है भाई साहब एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ फॉर ड्यूट्रॉन, अगर मैं ड्यूट्रॉन के लिए बात करूँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो उसकी वैल्यू आती है 0.202 अपॉन √v, और ये किस में आती है भाई साहब एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। ये सारी एंगस्ट्रॉम में आती हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फॉर अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूँ तो इसके लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आती है वो आती है 0.101 अपॉन √v, और ये किस में आती है भाई साहब एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल की डी ब्रॉगली मैटर वेव फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये किसके लिए है? केवल और केवल छोटे जगत के लिए, यानी कि केवल और केवल क्वांटम जो हमारे छोटे पार्टिकल हैं उनके लिए ये है बस। हमारी रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अभी हमने देख लिया कितनी छोटी वेवलेंथ आती है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए भाई साहब, इसको नोट हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमने क्या बोला, एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट। तो अगर हम लोग बात करें किसी कंटेनर में रखी गैस की, तो अगर किसी कंटेनर में क्या रखी है भाई साहब गैस रखी है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या मूव करते हैं? हमने क्या बोला, एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट, यानी कि कोई भी पार्टिकल जो मूव करता है उसके साथ उसकी वेव चलती है, जैसे मनुष्य के साथ उसकी परछाई चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई साहब, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें किसी गैस के पार्टिकल की, तो गैस के पार्टिकल भी क्या मूव करते हैं, तो क्या उनके साथ भी मैटर वेव होती है उनकी? हाँ, तो होती है। अगर मैं बात करूँ किसी मोनो एटॉमिक गैस की, किसकी बात करूँ? किसी मोनो एटॉमिक गैस की बात करूँ, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो हमारी एनर्जी आती है वन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी आती है वो आती है 3/2 kT। अरे भाई उड़ गया क्या? ये आप पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जहाँ के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन मॉलिक्यूल्स के लिए वो हमारा होता है NF/2 इंटू kT। यहाँ से n की वैल्यू क्या रख दी? 1 मॉलिक्यूल्स, और जो हमारी एनर्जी होती है, सॉरी जो डिग्री ऑफ इस ये जो F होता है, F क्या होता है? F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ये आप थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर डीप में पढ़ेंगे क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम,
ठीक है, और ये होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या कितनी होती है, 3 होती है। यानी F की वैल्यू जब 3 रखते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स के लिए जो एनर्जी आती है गैस के मॉलिक्यूल की वो आती है 3/2 kT। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यहाँ से अगर हम लोग लैम्डा लिखें फॉर मोनो एटॉमिक गैस, यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर, हेडिंग डाल लीजिए पहले आप लोग, हेडिंग डालिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे इतनी बातें तो समझ में आ गई ना कि मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स ठीक है, इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, F की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है वो कितनी, 3/2 इंटू kT निकल के आती है, जहाँ K क्या होता है भाई साहब, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी, ठीक है, 3/2 kT। अब अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होती है 2m इंटू के ई, यही होती है। ठीक है, या फिर हमने वहाँ पे K लिखा था तो K ही लेके चलते, K क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे H अपॉन में √2m, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की जब जगह पर यहाँ पे रखेंगे 3/2 kT, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और जो लैम्डा आती है फॉर मोनो एटॉमिक गैस वो आती है √3 kTm, ठीक है, या 3m kT जैसे आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे ये किसकी वेवलेंथ आ गई, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई हमारी किसके लिए, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। यानी गैस मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, वेव एसोसिएट करते हैं। तो कोई भी ऐसा पार्टिकल जो वेव एसोसिएट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी वेव को मैटर वेव बोलते हैं, और उसके लिए हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। चलिए अब थोड़ा सा मैकेनिक्स के अंदर घुस जाते हैं और कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको 300 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 300 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, किसी इलेक्ट्रॉन को इतने पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कराया जा रहा है, एक्सेलरेट कराया जा रहा है। तो भाई साहब इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए क्या होगी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए √150/v, v की वैल्यू कितनी है 300, तो √150/300। अब यहाँ से देखिए 150 गुना, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/√2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतनी वेवलेंथ आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई साहब जल्दी से। वहाँ पे पीछे आपने लिख लिया है ना, K क्या है, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा पीछे वाले में K में, ताकि कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन doubles, if kinetic energy of free electron double, then its de Broglie wavelength changing by the factor A ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/2, B ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2, C ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/√2 एंड D ऑप्शन आपको दिया हुआ है √2। बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा। क्वेश्चन पहली बात बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन आया समझ में। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर कोई पार्टिकल है,
ठीक है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, यानी 2k इनिशियल, जो k फाइनल है उसकी वो दोगुनी हो जाती है k इनिशियल के, तो उसके वेवलेंथ के फैक्टर में क्या चेंजेस आएंगे वो अपन को बताना है। ठीक है, तो अपन क्या जानते हैं भाई साहब, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k ही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में k2 अपॉन में k1, ये आएगी कि नहीं आएगी, बात समझ में आ रही है, यही आएगी। तो यहाँ से देखिए अगर मैं k2 की वैल्यू लिखूँ तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, इसकी इनिशियल वाले की 2 टाइम हो गई है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 2k अपॉन में k से k क्या हो गया, कैंसिल। अब मुझे क्या लिखना है कि उसकी जो फाइनल वाली वेवलेंथ है उसमें क्या चेंजेस आया, यानी लैम्डा 2 की वैल्यू बतानी। तो लैम्डा 2 की वैल्यू बतानी तो क्या मैं इसको पलट दूंगा, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 के लैम्डा 1। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन से अगर हमको काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दिया हो और लैम्डा में रिलेशन दिया हो तो हम लोग उसकी दूसरी लैम्डा फाइंड कर सकते हैं फाइनली। भैया देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम हो जाती है तो उसकी लैम्डा में क्या चेंजेस आएगा। हमने मान लिया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 2k। ठीक है, तो यहाँ पे k2 की जगह क्या रखेंगे 2k, ठीक है, और k1 की जगह पर क्या रखेंगे k। यहाँ पे k2 अपॉन k1 क्यों हुआ लैम्डा अपॉन लैम्डा 2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। देखिए मास अगर कांस्टेंट रखते हैं तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो k2 अपॉन k1। अब यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू बतानी थी तो लैम्डा 2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 की लैम्डा 1। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए डी ब्रॉगली ने जो बातें बताई, अब इन्होंने क्या बोला, एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट। तो ये सारी चीज़ें भैया हमको प्रूव भी तो करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी ना मानेंगे। अब जैसे बोल दिया कोई कि घोड़ा दौड़ता है, तो भैया घोड़ा दौड़ता है तो हमको दिखाओ, तो प्रूफ तो करके दिखाओ। तो वहाँ दौड़ रहा, भाई हमने दिखा दिया कि हाँ वो प्रूव हो गया, वो दौड़ रहा है, बातें सच हो गई, तो उसको दिखाना तो पड़ा ना। इसी तरीके से जो इन्होंने डी ब्रॉगली ने, ठीक है, क्या किया था, जो हमको थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या दिया था, एक हमको थ्योरी तो दी थी, बस उन्होंने बोला था ऐसा, ठीक है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं दिया था ना, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो दिखाओ। तो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया था 2 साइंटिस्ट ने, डेविसन एंड जर्मर ने। ठीक है, डेविसन एंड जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने हमको क्या दिया था, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट दिया था। और जो डी ब्रॉगली ने बात कही थी कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ वेव एसोसिएटेड, इसको प्रूव करके दिखाया था। बात समझ में आई। ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस का, उन्होंने केवल हाइपोथेसिस दिया था। बात समझ में आती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या डालेंगे, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो हमने बता दिया इसका मोटिव क्या है, इसमें क्या आपको कैलकुलेट करना है, क्या चीज़ बताना है। हमने क्या बताया, डेविसन एंड जर्मर ने जो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था उसका इन्होंने क्या दिया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। ठीक है, वो किस तरीके से दिया था वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए। तो स्टूडेंट्स देखिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखिए क्या हुआ था। बेसिकली डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू यहाँ से हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे एक इलेक्ट्रॉन की बीम गिराई थी। ठीक है, निकल के क्रिस्टल पे। तो जब निकल के क्रिस्टल पे बीम गिराई थी तो वो क्या हुई थी, डिफ्रैक्ट हुई थी डिफरेंट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लगा रखा था, एक फैराडे सिलेंडर लगा रखा था। ठीक है, ये फैराडे सिलेंडर क्या होता है, एक कंडक्टिंग सिलेंडर होता है। ठीक है, जो बेसिकली कहाँ से, अर्थ से कनेक्ट करके रखा हुआ होता है, ताकि जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो ये तो हमारा मेजर करेगा इंटेंसिटी, वो तो करेगा ही, लेकिन बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें इसकी इंटेंसिटी में कोई डिफेक्ट ना पड़े, इसकी वजह से यहाँ पर इसने क्या यूज़ किया था, फैराडे सिलेंडर का यूज़ किया था। ठीक है, क्योंकि फैराडे सिलेंडर क्या करेगा, यहाँ पे ये अर्थ से कनेक्ट रहेगा तो ये क्या करेगा, जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण इंटेंसिटी का डिफेक्ट इसमें नहीं शो करेगा, यानी रियल वैल्यू शो हो, इस वजह से इन्होंने फैराडे सिलेंडर लगा रखा था।
ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, हाई पोटेंशियल पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम निकाली थी और ये परपेंडिकुलर गिराया था किसके सरफेस पे, निकिल के क्रिस्टल पे। तो भाई साहब जब निकिल के क्रिस्टल पे गिराया तो ये जो निकिल का क्रिस्टल है ये इस इलेक्ट्रॉन बीम को डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर दिया, ठीक है, स्कैटर्ड कर दिया। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन में इसने स्कैटर्ड किया तो यहाँ पे इस फैराडे सिलेंडर में लगा था एक एमीटर, ठीक है, जो ये क्या कर रहा था, ये रोटेशनल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था। तो भैया जब ये स्कैटर्ड हुई लाइट, ठीक है, तो इसने क्या किया, डिफरेंट एक्सिस पे मैक्सिमा एंड मिनिमास चेक किए, ठीक है। तो इनको जो रीज़न मिला वो कौन सा रीज़न मिला, डिफ्रैक्शन का रीज़न मिला, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, भाई साहब ये अरे ये क्या हुआ, ये तो डिफ्रैक्शन होने लगा, जैसा कि हम लोग एक्सरे के डिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, इन्होंने अलग अलग एंगल पे जब करंट की वैल्यू चेक की, ठीक है, करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करते गए और अलग अलग वैल्यू पे इन्होंने इंटेंसिटी चेक की। इन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी चेक की। तो जब करंट और इंटेंसिटी का इन्होंने ग्राफ बनाया, ठीक है, करंट एंड इंटेंसिटी का इन्होंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। तो अगर मैं 40 डिग्री सेल्सियस, पहले इन्होंने क्या लिया 44 डिग्री पे, तो 44 डिग्री पे कुछ करंट इनको इंक्रीज मिली, ठीक है। फिर ये क्या करते गए, धीरे धीरे पोटेंशियल को इंक्रीज करते गए। अब इन्होंने क्या किया भाई साहब, पोटेंशियल इंक्रीज करना चालू किया। तो जैसे जैसे इन्होंने पोटेंशियल को इंक्रीज करना चालू किया वैसे वैसे क्या हुआ, यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आई, ठीक है, कि 54, ठीक है, 54 वोल्ट के पोटेंशियल पे यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिली ना वो क्या मिली, मैक्सिमम मिली, ठीक है। जो इंटेंसिटी मिली वो क्या मिली, मैक्सिमम मिली। और यहाँ पे जो एंगल बनना था 54 वोल्ट का, जब इसको पोटेंशियल दिया गया तो यहाँ पे जो एंगल बनना था फाई, इसकी वैल्यू आ रही थी अपन की 50, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, थीटा लिया था, तो थीटा क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो यहाँ पर इंटेंसिटी आ रही थी वो मैक्सिमम आ रही थी, ठीक है। कितने वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे। तो इन्होंने बोला भाई साहब ये तो डिफ्रैक्शन की प्रोसेस है। और इन्होंने जब वेवलेंथ कैलकुलेट की ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब इन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट किया तो यहाँ से आया 150 अपॉन में √v, और v की वैल्यू जब इन्होंने 54 वोल्ट रखी तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो आई 1.67 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इन्होंने बोला अरे ये तो वही के कंपेरेबल है, ठीक है, ये तो उसी चीज़ से कंपेरेबल है जो हम लोग वेव में पढ़ते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन। उसमें जब अपन देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन यूज़ करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाली वेवलेंथ हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं और वहाँ से जो वैल्यू आती है अपन की, ठीक है, वहाँ से जो अपन की वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, यहाँ देखिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है वो आती है 1.65 एंगस्ट्रॉम, यानी ये लगभग उसी से मैच करती हुई वैल्यू थी। तो इन्होंने बोला, जो डी ब्रॉगली ने स्टेटमेंट बोला है कि ये क्या है, वेव की तरह बिहेव, कोई भी पार्टिकल अगर मूव करेगा तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा, तो ये उसका हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है। यही सारा एक्सपेरिमेंट किया था और अलग अलग एंगल्स के ऊपर उनको मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलना चालू हुए थे, जहाँ पर जो मैक्सिमम, ठीक है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली थी वो 50 डिग्री के एंगल पे मिली थी और जो हमारा वोल्ट था, पोटेंशियल था, वो कितना था, 54 वोल्ट था, ठीक है। तो वहाँ से जो लैम्डा आई वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के लैम्डा के कंपेरेबल थी। इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था वो हाइपोथेसिस यहाँ से प्रूव होता है। बस इतना था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में अपन बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन इससे पहले अपन करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। फोटो इलेक्ट्रिक टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन इससे पहले करेंगे अपन कुछ न्यूमेरिकल अच्छे से इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में मज़ा आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।